बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, चैप्टर नंबर 7 की आज रिवीजन क्लास है। चैप्टर नंबर 7 इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम आर्किटेक्चर। सबसे पहली और सबसे अहम बात यह है कि जनरली स्टूडेंट्स, अभी एक बच्चा मेरे पास आया और मुझे कहता है कि सर ये आईटी होती क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है। जी सर, जरा इसको मैंने उन्हें उस वक्त भी कहा था कि चैप्टर 7 शुरू होगा तो मैं सबसे इंट्रोडक्टरी बात बड़ी ध्यान से सुनना। पुराने ये इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करने के लिए, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए हर दौर में कोई ना कोई सिस्टम रहा है। एक टाइम था जब पत्थरों पर लिखा जाता था, फिर एक टाइम आया ऊंट की खाल पर लिखा जाता था, फिर उससे अगला टाइम आया कागज पेन आ गया उस पर लिखा जाता था इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए। फिर उससे अगला टाइम आज आ गया, आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई, आज सारा कुछ क्या है, डिजिटलाइज हो गया। इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है उसे इंफॉर्मेशन आईटी कहते हैं। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? वो जो ऊंट की, वो जो खाल पर, जानवर की खाल पर लिखा जाता था और उसके बाद कागज पे लिखा जाने लगा, आज वो व्हाट्सएप पर हो रहा है या नहीं हो रहा? मोबाइल के जरिए हो रहा है। कागज पेंसिल की जगह मोबाइल आ गया, मोबाइल पर टाइप करके भेज रहे हैं। पुराने दौरों में कासिद होते थे, घोड़ों पर एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते थे। यार ऐसा ही है। फिर क्या टाइम आ गया सर? फिर अगला स्टेप आया सर, आज कासिद, आज इंटरनेट आ गया, आज वो स्प्लिट ऑफ अ सेकंड में, सेकंड के भी कुछ हिस्से में एक मुल्क से दूसरे मुल्क की इंफॉर्मेशन चली जाती। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी असल में क्या है? वो टेक्नोलॉजी जिसके जरिए से हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। ये असल क्रक्स है कि जो आईटी की बात बार बार करते तो आईटी से क्या मुराद है? सर जी, आईटी सिस्टम आर्किटेक्चर, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के आर्किटेक्चर की बात कर रहा है वो तो उसके डिजाइन की बात कर रहा है, किस तरह डिजाइन और स्ट्रक्चर ऑफ ओवरऑल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम। आईटी, आपके आईटी सिस्टम में क्या शामिल है सर जी? जब कहेंगे लफ्ज आईटी तो क्या शामिल है? हार्डवेयर शामिल है, सॉफ्टवेयर शामिल है, नेटवर्क शामिल है, प्रोटोकॉल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस शामिल हैं। सर, आईटी के की कंपोनेंट्स क्या थे सर? आपको भी बताया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर जी, और नेटवर्क और स्टोरेज। तो पॉइंट समझ आ रहा है? जरा इसको देख लेते हैं। सबसे पहला देखते हैं हार्डवेयर। हार्डवेयर से मुराद तो वो डिवाइसेस हैं। हार्डवेयर बुनियादी तौर पे कहते हैं वो चीज जिसको आप टच कर सकते हैं। इससे मुराद बेसिकली आपका सर्वर होगा और आपका वो सारी चीजें जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हैं। आपका लैपटॉप है, आपका कीबोर्ड है, आपका माउस है, वो चीजें जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हैं। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपकी नेटवर्क्स की अप्लायंसेस हैं, नेटवर्क के टूल्स हैं, और ये सारी चीजें हार्डवेयर में शामिल होते हैं। हार्डवेयर में सर्वर शामिल है, हार्डवेयर में ये सर एसएसडी शामिल हैं। हार्ड ड्राइव थी ना पहले, अब वो एसएसडी, एसएसडी से क्या बनता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, वो शामिल हैं। सर, they ensure that the data is accessible when needed and can be backed up for disaster recovery. सर, स्टोरेज डिवाइसेस की अगर हम बात करें, स्टोरेज डिवाइसेस की अगर हम बात करें
तो भाई ये SSD गुजर जाए, 1 मिनट यार गुजरना। हार्डवेयर से मुराद वो चीजें जिनको आप टच कर सकते हैं, जिसमें मैंने बताया सर्वर, स्टोरेज डिवाइसेस जिनको आप टच कर सकते हैं, नेटवर्क इक्विपमेंट, स्विचेस, राउटर्स, फायरवॉल्स, सर जी पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस, स्कैनर्स, ये सारी चीजें हार्डवेयर में शामिल हैं। हम ये बता रहे थे कि आईटी क्या थी, और फिर उसके बाद ये बताया कि आईटी में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, और उसमें सबसे पहली बात हुई हार्डवेयर की, दूसरी बात आ रही है सॉफ्टवेयर की। और सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो उसमें दो चीजें हैं। सॉफ्टवेयर की बात करूं तो उसमें दो चीजें हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सिस्टम है जो के हार्डवेयर के साथ कनेक्ट होता है और दूसरी एप्लीकेशन को चलाता है, यानी ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर दूसरी एप्लीकेशन चल सके। सर इनको कहते हैं, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां पर दूसरी एप्लीकेशंस को रन किया जा सके। इसको कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। मिसाल लीजिए, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो विंडोज है, सर विंडोज सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले, उसके बाद उस पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस विंडोज इंस्टॉल ना हो तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस काम ही नहीं कर सकता। तो विंडो तो वो प्लेटफॉर्म है जहां पर सॉफ्टवेयर ने रन करना है। सर पॉइंट समझ आ रहा है? इसको कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के दरमियान में एक ब्रिज का काम करता है। कुछ ऐसी एप्स होती हैं जिनको ज्यादा मेमोरी चाहिए होती है, कुछ ऐसी एप्स होती हैं जिनको ज्यादा रैम चाहिए होती है। ये जो एप्लीकेशन जिसको ज्यादा रैम चाहिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्टेड है, और ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर की ज्यादा रैम को यूटिलाइज करती है ताकि वो गेम रन हो पाए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बुनियादी तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं, जैसा कि मेमोरी, जैसा कि प्रोसेसिंग पावर एंड स्टोरेज, ताकि वो प्रोवाइड कर सके प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। सर विंडोज, लिनक्स, मैकिंटॉश वगैरह। अच्छा जरा आगे बात करते हैं, और अगली बात है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। सर ये वो सॉफ्टवेयर हैं जो हम आमतौर पे यूज करते हैं। हम जिस ऑफिस में काम करते हैं, जिस ऐप पर काम करते हैं, जिस सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं, बुनियादी तौर पे ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वो चाहे आपकी कोई गेम हो, वो चाहे फेसबुक हो, वो चाहे व्हाट्सएप हो, वो चाहे आपकी ऑफिस का वो सॉफ्टवेयर हो जिस पर आप काम कर रहे हैं, वो चाहे CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का कोई एप्लीकेशन हो, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो भैया एक सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गया। एक चीज इनके दरमियान में जिसको कहते हैं मिडलवेयर। मिडलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कनेक्ट करता है डिफरेंट एप्लीकेशंस और सिस्टम को, और अनेबल करता है कि कम्युनिकेट करें और शेयर करें डाटा। मिडलवेयर बुनियादी तौर पे अनेबल करता है कि डाटा शेयर किया जा सके बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशंस। एक दो मौकों पर पहले भी जिक्र है मिडलवेयर का, वहां पर भी जब कंपैटिबिलिटी का इशू आता है तो वहां पर भी मिडलवेयर का जिक्र है। मिडलवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो दो सॉफ्टवेयर को क्या कर पाए, कनेक्ट कर पाए। सर जी एन एयरलाइन यूजेस मिडलवेयर टू इंटीग्रेट इट्स फ्लाइट बुकिंग सिस्टम विद थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे एंड लॉयल्टी प्रोग्राम। सर जी उसने एक एग्जांपल दी, एग्जांपल बड़े मजे की इसलिए मैंने पढ़ी है। सर जी आपने कोई हवाई जहाज की टिकट बुक करनी है, एक एयरलाइन का सॉफ्टवेयर है और एक उनका पेमेंट मैकेनिज्म है। आपने एयरलाइन के सॉफ्टवेयर से टिकट बुक की, वो टिकट आपकी कंफर्म नहीं होनी जब तक आप उसकी पेमेंट नहीं कर देंगे। मेरा पॉइंट समझा रहा है? पेमेंट को रेगुलेट करने के लिए एक अलहदा ऐप है,
अब मिडलवेयर क्या करता है, मिडलवेयर इन दोनों ऐप को आपस में कनेक्ट करवा देता है ताकि जो एयरलाइन का सॉफ्टवेयर है वो उसकी सीट कंफर्म कर दे, वंस आप पेमेंट कर दे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये दरमियान में एक ऐसा बंदा है, जिस तरह बायर और सेलर के दरमियान में एक ब्रोकर होता है, डीलर होता है या कमीशन एजेंट होता है, जो क्या कर देता है, दोनों को आपस में कनेक्ट करा देता है। इसी तरह ही मिडलवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो दोनों चीजों को आपस में कनेक्ट करा देता है। अच्छा, जरा नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क में लैन भी आता है, वैन भी आता है, इंटरनेट भी आता है। ये तीन चीजें उसने कही हैं। नाउ नेटवर्क बुनियादी तौर पे क्या है, ये जिस तरह इंसान के जिस्म में रगें होती हैं और उसमें खून दौड़ रहा होता है, इसी तरह ही इंटरनेट की एग्जांपल है, इसी तरह ही सॉरी नेटवर्क की एग्जांपल है कि नेटवर्क जो है ना वो रगों की तरह है जिसके अंदर डाटा घूम रहा है। पॉइंट समझ आ रहा है? अब उसने कहा नेटवर्क तीन तरह के हैं। एक है लोकल एरिया नेटवर्क, जो विद इन द बिल्डिंग, विद इन द ऑफिस डिवाइसेस को कनेक्ट करे, उसे लैन कहते हैं। जो वैन जो है वो अगर एक ऑफिस ना हो और वाइड एरिया नेटवर्क हो तो उसे वैन कहा जाता है। वैन जो है ना वो बेसिकली क्या होता है, ये ओवर अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया डिवाइसेस को कनेक्ट करता है। सर जी, एसबीआई के अंदर जितने कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं इसको लैन कहते हैं। एक एसबीआई का कैंपस कराची में है, एक एसबीआई का कैंपस मुल्तान में है, एक एसबीआई का कैंपस फैसलाबाद में है, एक एसबीआई का कैंपस सियालकोट में है। और ये सारे कैंपस के सिस्टम आपस में कनेक्टेड हैं, तो इसे लैन नहीं कहा जाएगा। लैन एक बिल्डिंग के अंदर होता है, इसे क्या कहा जाएगा, वैन कहा जाएगा। सर, इट एनेबल्स कम्युनिकेशन बिटवीन रिमोट साइट्स। और इंटरनेट क्या आ गया, इंटरनेट तो कहते हैं एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्क जो मिलियंस ऑफ डिवाइसेस को वर्ल्ड वाइड क्या करता है, कनेक्ट करता है। जो मिलियंस ऑफ डिवाइसेस को वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करता है उसको इंटरनेट कहा जाता है। सर जी, ये तीनों स्टोरेज की बातें कर लें तो भाई स्टोरेज है, एक स्टोरेज डाटा को स्टोर करना ताकि बाद में डाटा को एक्सेस किया जा सके, इसे स्टोरेज कहते हैं। दो तरह की स्टोरेज है, एक लोकल स्टोरेज है, एक सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज है। लोकल स्टोरेज जो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाटा को सेव किया है, ये लोकल स्टोरेज है। जो डेटाबेस बनाकर डाटा को सेव किया है डेटाबेस में, तो इसे सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज कहा जाता है। सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज में स्टोरेज बच जाती है चूंकि वो बहुत से लोग एक ही जगह से एक्सेस कर सकते हैं, जबकि लोकल स्टोरेज एक इंडिविजुअल डिवाइस है जैसे हार्ड ड्राइव और एसएसडी, और स्मॉल स्केल के लिए ये ठीक है। लेकिन जब डाटा को बहुत ज्यादा लोगों ने यूज करना होता है तो बजाय इसके कि सारे लोगों के सिस्टम पर वो फाइल सेव हो, उसे एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन पर ले आते हैं जिसको वो सारे एक्सेस कर सकते हैं, उसको कहते हैं सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज। सर जी, आपकी जो क्लाउड स्टोरेज जो है ये सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज है। क्लाउड, गूगल क्लाउड पर। सर जी, अब मैंने क्या किया हुआ है, आप गौर तो करें। सर, मैंने इतने लोगों को जो डाटा देना है, मैं अब सब लोगों को एक एक करके शेयर नहीं कर सकता। मैं क्या करता हूं, मैंने जी ड्राइव का लिंक दिया है ना, जी ड्राइव के लिंक से आप सब एक्सेस कर पा रहे हैं ना। सर, ये क्या, कौन सी स्टोरेज है, सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज है। ये सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज है जी भाई। YouTube में जो डाटा पड़ा हुआ है वो भी सब लोग शेयर कर सकते हैं, सब लोग एक्सेस कर सकते हैं, वो भी सेंट्रलाइज्ड। अच्छा जनाब, अब अगली बात करने लगा हूं और बात बड़ी ध्यान से सुनिएगा। OSI मॉडल की बात करने लगा हूं, और OSI मॉडल की बात करने का मेन मसला ये है कि बजाय इसके कि आपको बताया जाए कि भाई OSI मॉडल में ये लेयर होती हैं, आपको जड़ बताने लगा हूं। जड़ क्या है, OSI मॉडल है क्या? बेसिकली इसको कहते हैं OS, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन।
ये एक मॉडल तैयार किया था 1983 में, और कि यार दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कैसे होना चाहिए। अब मेरी आराम से बात सुनना, दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कैसे होना चाहिए। 1983 में एक मॉडल तैयार किया था और 84 में ये मॉडल आईएसओ ने अडॉप्ट कर लिया था और हिट हो गया था, और आज तक इसी मॉडल के तहत ही कम्युनिकेशन होती है। असल में गेम क्या है, मैं आपसे एक सवाल करता हूं। मेरे पास फोन है सैमसंग का, आपके पास फोन है आईफोन, ठीक हो गया। आईओएस, मेरे पास एंड्रॉइड है और आईफोन में आईओएस है। मैं जब मैसेज भेजता हूं तो ये आपको कैसे पहुंच जाता है, या आप जब मैसेज भेजते हैं मुझे क्यों पहुंच जाता है, जबकि आपका मेरा हार्डवेयर भी मुख्तलिफ है और आपका मेरा सॉफ्टवेयर भी मुख्तलिफ है, क्यों पहुंच जाता है? नहीं सर, ये इस वजह से पहुंच जाता है चूंकि कनेक्ट करने का तरीकेकार दोनों का बिल्कुल सेम है। यार मेरी बात लॉजिकली समझो ताकि आपको असल टॉपिक की वजह समझ आए। सर जी मुसीबत ये है कि आईफोन वाले अपना सॉफ्टवेयर, उनके अपने टशन है, सैमसंग वालों को अपनी स्टोरी है, अपने सॉफ्टवेयर, अपनी एप्स हैं। तो भाई ये दोनों फोन आपस में कनेक्ट कैसे कर पाते हैं? सवाल समझ आया? इसका जवाब है ओएसआई की वजह से। क्या मतलब? सर जी ओपन सिस्टम ने आपस में इंटरकनेक्ट कैसे होना है, इसका एक पूरा तरीकेकार डिसाइड किया गया था, जिसको 1983 में डिसाइड करके 1984 में क्या कर लिया था? एडॉप्ट कर लिया था। एडॉप्ट कर लिया था किसने? आईएसओ ने। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने जब एडॉप्ट किया तो उसका फायदा क्या हुआ? अब दुनिया की जो कंपनी भी कम्युनिकेट करने के लिए कोई डिवाइस बनाएगी तो वो इसी मॉडल को फॉलो करेगी, ताकि एक बंदा तो एक डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्ट हो पाए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये बेस है जिस वजह से आप सोचे ना, आए रोज नया मॉडल आता है, फिर नया मॉडल आता है। आज भी वो मॉडल से, लेटेस्ट मॉडल के फोन से 3310 पर मैसेज करें, मैसेज पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? क्यों? ओएसआई की वजह से। ये बात आपको अभी पता चली है ना? जी सर, ये असल बात है सर। सर आगे चलते हैं। सर इसके अंदर लेयर्स हैं। कौन सी लेयर्स हैं? एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। सर जी एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जांपल ये है, अली इमरान ने मैसेज किया एक स्टूडेंट को, अस्सलाम वालेकुम। मेरे मोबाइल से ये व्हाट्सएप उस बंदे के मोबाइल में गया। कैसे? सर इन 7 लेयर से गुजरता हुआ। सबसे पहली लेयर है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर वो लेयर होती है जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट करता है, कनेक्ट होता है और नेटवर्क को एक्सेस कर पाता है। बुनियादी तौर पे व्हाट्सएप ने नेटवर्क को एक्सेस किया हुआ है और नेटवर्क के जरिए ये वाला मैसेज थ्रू हो रहा है। प्रेजेंटेशन लेयर पर मैंने जब ये बात लिखी तो ये दूसरी लेयर पे आ गया, जो कौन सी लेयर थी यार? एप्लीकेशन लेयर पर जब ये वाली बात मैंने लिखी तो ये दूसरी लेयर पे आ गया, जो कौन सी लेयर थी? प्रेजेंटेशन लेयर। ensures that the data is a usable format and is where data encryption occurs। ये हमारा दूसरा स्टेप। सर इस लेयर में डाटा 3 काम करता है। दूसरी लेयर में डाटा 3 काम करता है। सबसे पहला काम है कन्वर्जन। ये वाला लफ्ज जो मैंने लिखा, इसको ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज से कंप्यूटर रीडेबल लैंग्वेज पर कन्वर्ट कर देता है।
पहला काम। दूसरा काम है एनक्रिप्ट। एनक्रिप्शन होती है यानी डाटा को इस सूरत में कन्वर्ट कर देता है कि वो कोई दरमियान में कोई बंदा इंटरसेप्ट भी करे तो वो मैसेज पढ़ ना सके। आपने व्हाट्सएप पर कई बार देखा होगा, वो कहता है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, कहता है ना। इसका मतलब है कि वो जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है वो एनक्रिप्ट होकर ट्रांसफर हो रहा है। कोई दूसरा बंदा, कोई इंटरसेप्ट करने वाला बंदा उस डाटा को अगर हासिल कर भी ले मैसेज को, तो उसको समझ नहीं पाएगा क्योंकि वो रीडेबल फॉर्मेट में नहीं होगा। तीसरा काम है कंप्रेस। सर अब इसने ट्रेवल करना है ना, तो इसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया ताकि कम स्टोरेज में ये काम हो जाए, कम स्टोरेज में ये काम हो जाए। सर जी एप्लीकेशन लेयर में से मैंने इंटरेक्ट किया, प्रेजेंटेशन लेयर दूसरी लेयर थी जिससे क्या किया, डाटा कन्वर्ट, एनक्रिप्ट और कंप्रेस हो गया। तीसरी लेयर आ गई सेशन लेयर। सेशन लेयर में क्या होना था, कनेक्शन बिल्ड। सर सेशन लेयर में बुनियादी तौर पे क्या होता है, जब मेरे मोबाइल से दूसरे बंदे के मोबाइल में, मेरे मोबाइल से दूसरे बंदे के मोबाइल के साथ एक कनेक्शन होकर सेशन डिसाइड होना था। यानी आप ये समझें कि मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप ने सर्वर को कहा कि क्या मैं मैसेज भेज दूं, तुम्हारे पास जगह है मैसेज लेके जाने की। उस सर्वर ने कहा यस जगह है, तो फौरन सेशन यानी ये मैसेज चला गया वो सर्वर के जरिए। अगर उसने कहा जगह नहीं है, तो वो फिर ये वाला मेरा सिस्टम दूसरे सर्वर के पास जाएगा कि क्या मैं मैसेज भेज दूं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। आपने अक्सर नोट किया होगा, वो लिखा था सेशन एक्सपायर्ड। वो जो कनेक्शन बिल्ड हुआ था वो क्या हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा, समझाने की गर्ज से बता रहा हूं, कि आप व्हाट्सएप भेजते हैं तो उधर क्लॉक पे नहीं आ जाती है, वो मैसेज अभी आपके पास से गया ही नहीं है। और वो मैसेज इसलिए नहीं गया क्योंकि कोई सर्वर अवेलेबल नहीं है जो उस मैसेज को वहां तक पहुंचा दे। एक कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा। पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा फिर मैसेज निकलेगा। यस और नो, पॉइंट समझ आ रहा है। सर सेशन लेयर में कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। उसके बाद अगली लेयर आ गई ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर एक ऐसी लेयर है जहां जो डाटा के फ्लो को देखती, डाटा फ्लो कर रहा होता। अब मेरी बात ध्यान से सुना, इसके अंदर दो तीन पहलू बड़े इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल डाटा फ्लो कर रहा है 50 MB पर सेकंड के हिसाब से, और दूसरे सिस्टम पर जहां पर पहुंच रहा है वो डाटा को रिसीव कर रहा है 5 MB पर सेकंड के हिसाब से। तो जो डाटा को फ्लो करने, जो डाटा के फ्लो को मैनेज कर रहा है ना, वो डाटा भेजेगा ही 5 MB पर सेकंड के हिसाब से, ताकि डाटा वहां पे पाइल अप ना हो। सर ये डाटा के फ्लो को कंट्रोल करना है, डाटा के फ्लो को कंट्रोल करना है। सर यहां पर ही एक बात और है, वो भी बता दूं। सर जी आपने कभी गौर किया है कि डाटा एक ही वक्त में आपने फेसबुक भी खोला हुआ है, व्हाट्सएप भी खोला हुआ है, यूट्यूब भी खोला हुआ है, और नोटिफिकेशन और मैसेजेस भी आ रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है कि व्हाट्सएप का मैसेज फेसबुक पे आ गया हो, या फेसबुक का मैसेज व्हाट्सएप पर या यूट्यूब पर आ गया हो? नहीं हो सकता। ऐसे क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डाटा को फ्लो को क्या किया जा रहा होता है, कंट्रोल किया जा रहा होता है। और ये कहां पर कंट्रोल होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर में कंट्रोल होता है। सर जी इसके बाद आ गया था नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर एक ऐसी लेयर है जहां पर आईपी एलोकेट होता है। अच्छा ये आईपी एड्रेस एक ऐसा एड्रेस है जो इंटरनेट का एड्रेस है, जो नेटवर्क बेस्ड एड्रेस है, जहां पर आपको पता चल जाता है यार फलां डिवाइस तक जाना है।
सर ये आईपी एड्रेस होता है। उसके बाद डाटा लिंक में मैक एड्रेस है। आईपी एड्रेस इंटरनेट जब नेटवर्क तब्दील होगा आईपी एड्रेस तब्दील हो जाएगा, लेकिन मैक एड्रेस किसका एड्रेस होता है? डिवाइस का एड्रेस होता है, ये तब्दील नहीं होता। ये मैक डाटा लिंक में मैक एड्रेस पे बात पहुंचती है और फाइनली फिजिकल लेयर में डाटा ट्रेवल कर जाता है दूसरे सिस्टम की तरफ। याद रखिएगा, अगर तो आप वाईफाई से चलने वायर्ड है तो वायरलेस के जरिए, अगर वायरलेस है, अगर आप डाटा ट्रांसमिट कैसे हो रहा है? सर जी अगर वायर्ड हो तो थ्रू वायर्स डाटा ट्रांसमिट हो जाता है, अगर ऑप्टिक फाइबर हो तो थ्रू सिग्नल्स, और वायरलेस हो तो थ्रू वेव्स की सूरत में। पॉइंट समझ आ रहा है? सर इस तरीके से डाटा क्या हो जाता है? थ्रू हो जाता है, फिजिकली डाटा इस तरह से जाता है। और जब डाटा दूसरे बंदे के सिस्टम पर पहुंच गया तो यहां से शुरू होगी स्टोरी सारी वापस। यानी जो जिस बंदे ने वसूल किया उस बंदे के पास वाईफाई था या वायरलेस या सिग्नल्स थे या वेव्स थी, उसने उसको कैच किया, वहां से मैक एड्रेस, मैक एड्रेस से आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस से डाटा फ्लो हुआ और उसके बाद कनेक्शन जो एस्टेब्लिश हुआ था वो होगा। फिर उसके बाद इस जो डाटा आया उसको डीक्रिप्ट किया जाएगा, डीकंप्रेस किया जाएगा और फिर वो वाला डाटा उस बंदे की पास रिसीव होगा, ऐसे जैसे वो अंडरस्टैंड कर सके। पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई इस तरह से डाटा इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इस लेयर से नीचे आया और फिर उसके बाद दूसरे बंदे से यहां से शुरू हुआ और फिर ये ऊपर गया, तो फिर जाके ये साइकिल कंप्लीट होता है और बात कम्युनिकेट होती है। सर जी मैं बड़ा क्विकली आपको बताने लगा हूं, देखने लगा हूं कोई बात रह ना गई हो। सर जी इसी तरतीब से बताता हूं जिस तरतीब में पढ़ाया है। सबसे पहला आ गया एप्लीकेशन लेयर, वो लेयर है जिसके जरिए डायरेक्टली एंड यूजर जिस लेयर पर इंटरेक्ट करता है, वो ईमेल हो सकता है, वो फाइल ट्रांसफर वेब ब्राउजर हो सकता है, उसको कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। उसके बाद आ गई प्रेजेंटेशन लेयर, यहाँ पर एनकोडिंग हो रही है, कंप्रेस हो रहा है, डाटा एनक्रिप्ट हो रहा है। फिर उसके बाद आया सेशन लेयर, इसमें सेशन का टोकन मिलने का मतलब होता है कि कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, तो कनेक्शन वाली बात यहां पर आती है हमारा। फिर उसके बाद आ गया, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर आ गई, ये डाटा फ्लो को जो नेटवर्क में उसको हैंडल करता है, एरर हैंडलिंग करता है, और मैंने आपको ये बात बता दी थी। फिर नेटवर्क लेयर में क्या है? आईपी एड्रेस एस्टेब्लिश हो जाता है और ये एड्रेस नेटवर्क एड्रेस होता है। सर जी उसके बाद हम आगे आ गए थे और इससे पिछला था डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर क्या है? दिस लेयर एस्टेब्लिशेस एंड टर्मिनेट्स अ कनेक्शन बिटवीन टू फिजिकली कनेक्टेड डिवाइसेस। ये एस्टेब्लिश करता है कनेक्शन को किस तरह? मैक एड्रेस के जरिए, जिसका मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस होता है, और ये डिवाइस का है, ये तब्दील नहीं होता। आईपी एड्रेस तब्दील होता है, ये तब्दील नहीं होता। और सर और लास्ट फिजिकल लेयर है कि डाटा एक्चुअल में ट्रांसफर किस तरह होता है फिजिकल फॉर्म में। वो कहता है भाई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, ऑप्टिकल सिग्नल की फॉर्म में भी हो सकता है, वेव्स की फॉर्म में और सिग्नल्स की फॉर्म में भी डाटा ट्रेवल करता है। सर ये 7 लेयर्स वाली बात है, अक्सर बच्चों को इसमें बड़ी दुश्वारी होती है। आपको पता है ये सारी चीजें करने से फायदा क्या हुआ? ये इतना लेयर 1983 में बनी, आज तक वही चल रही है। 1984 में आईएसओ ने इसको अडॉप्ट कर लिया। इसका मेन फायदा ये हो गया, आज हर नया मॉडल बनाने वाली कंपनी, हर नया मोबाइल बनाने वाली कंपनी, उनको ये टेंशन नहीं है कि क्या मेरा फोन आईफोन के साथ कनेक्ट भी कर सकेगा या नहीं। यार मेरा पॉइंट समझ आया? अगर आईफोन के बस में हो ना, तो आईफोन ऐसे फोन बनाए जो आईफोन तो आईफोन ही बात हो, क्योंकि उनको तो आदत है ना थोड़ा एक स्टेप ऊपर रहने की।
तो फिर बाकी सबको एहसास से कम थी, अच्छा तुम्हारे पास आईफोन नहीं है, चलो जब आईफोन लोगे तब बात कर लेंगे। सर ये कैसे होता है जब दो मोबाइल मतलब आईफोन एक दूसरे के करीब करें तो उनकी आईडी एक दूसरे के पास चली जाती है? वो एक पूरा दूसरी चीज है, NFC है, वो एक अलग चीज है, उसकी बात अभी नहीं कर सकते। अभी तो सर हम पुरानी बात कर रहे हैं, वो ये कि जनाब किस तरह मोबाइल टू मोबाइल डाटा, अब मोबाइल कनेक्ट करते हैं आपस में, फोन पर बात हो पाती है या मैसेज हो पाता है। सर जी इसने स्टैंडर्डाइज बना दिया, इसने मॉड्यूल बना दिया, सारी लेयर्स बना दी, प्रॉब्लम आती पता चल जाता है किस लेयर का मसला है। इंटरऑपरेटेबिलिटी का मतलब है एक मोबाइल दूसरे मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकता है, इस लेयर को अपग्रेड किया जा सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी की जा सकती है विदाउट अफेक्टिंग द एंटायर सिस्टम। वो कहता है ट्रबल शूटिंग आसान इसलिए होगी कि आपको पता चल गया कि किस लेयर में इशू आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको ठीक करना आसान है। और भाई नया मॉडल बनाते हुए आज कोई दिक्कत नहीं है आईफोन वालों को, सैमसंग वालों को, इतनी टेक है और इतनी बुतेरी कंपनीज आ गई क्योंकि उन्होंने इस चीज को मेक श्योर किया कि 7 लेयर का प्रोटोकॉल उन्होंने बनाया हुआ है और वो कनेक्शन में दिक्कत नहीं आने देगा। सर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इंटरेक्शन है, सॉफ्टवेयर नेटवर्क का इंटरेक्शन है, और लो सर अगली बात सुन लो जरा, क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सर जी अगर हार्डवेयर बेसिकली हार्डवेयर वो चीज है जो सॉफ्टवेयर को अनेबल करता है कि सॉफ्टवेयर अपना काम कर सके। यानी आप गेम खेल रहे हैं, गेम बड़ी ज्यादा रुक रही है, आप क्या करेंगे, रैम बढ़ाएंगे, गेम चलने लग जाएगी, यस और नो। इसका मतलब है हार्डवेयर ने सॉफ्टवेयर को अनेबल किया। अगली मिसाल लीजिए, आप गेम खेल रहे हैं, गेम के ग्राफिक्स नहीं ठीक आ रहे, आप ग्राफिक कार्ड डालते हैं, गेम सेट चलने लग जाती है, ऐसा होता है भाई। इसका मतलब है हार्डवेयर क्या कर रहा है, सॉफ्टवेयर को सपोर्ट कर रहा है। सर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्क इंटरेक्शन, सर जी आज तो सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा नेटवर्क पर डिपेंडेंट हो गए हैं। सर जी ये हमारी लाइव क्लास चल रही है, लाइव क्लास कैसे चल रही है, वेबिनार के जरिए चल रही है। वेबिनार क्या है, सॉफ्टवेयर है, किस पे डिपेंडेंट है, सर जी सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है नेटवर्क पे, और नेटवर्क से कनेक्शन हो रहा है तो ये सॉफ्टवेयर का फायदा है ना यार। पॉइंट समझ आ रहा है सर जी। इसका मतलब है ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है, वीडियो कॉन्फ्रेंस एप्लीकेशन, ये इस नेटवर्क की बेस पर ही काम कर सकेगी। अभी एकदम सिग्नल ड्रॉप हो जाए तो मेरा वेबिनार वहीं का वहीं धरेगा, धरा रह जाएगा, कोई फायदा नहीं है। और पॉइंट समझ आ रहा है सर। मैं क्या कहते हैं, पहले कैमरा को मैंने ऑन करना बंद ही इसलिए किया ऑनलाइन क्लास में कि यार बच्चा स्क्रीन देख रहा है, मेरी आवाज सुन रहा है, बस काफी है। वो तस्वीर के चक्कर में बाज़ औक़ात क्या हो जाता है, जो है वो क्या कहते हैं, इंटरनेट थोड़ी सी फ्लक्चुएट करता है और वो लैग आ जाता है आवाज में, या वो आवाज पहुंच ही नहीं पाती। तो सर बेसिकली इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर भी नेटवर्क डिपेंडेंट है। स्टोरेज नेटवर्क इंटरेक्शन है, यस। ये जो जी ड्राइव पे सारा माल रखा हुआ है आपने, आपका सारा डाटा सेव है और इंटरनेट ना हो आप एक्सेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसका मतलब है ये भी आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। सर ये वाली बात आपको मैंने बता दी। अब जरा अगली बात की तरफ चलता हूं। बड़े मजे का टॉपिक है, इसको एंजॉय करके पढ़ना है और इसको सरदर्द बना के नहीं पढ़ना। दिस इज स्केलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। बिल्कुल 2 हरफी बात बताता हूं, फिर उसके बाद एग्जांपल्स पिच करूंगा। सर जी व्हाट इज स्केलेबिलिटी? रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैपेसिटी को कम और ज्यादा करना, इसको कहते हैं स्केलेबिलिटी। रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैपेसिटी को कम या ज्यादा करना, इसको कहते हैं स्केलेबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है? टेक्नोलॉजी के चेंज होने पर या ट्रेंड के चेंज होने पर उस तब्दीली को एडॉप्ट करना, इसको कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। ये 2 अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है टेक्नोलॉजी के चेंज होने पर अपने आप को अपग्रेड करना, दिस इज फ्लेक्सिबिलिटी।
और स्केलेबिलिटी का क्या मतलब है? रिक्वायरमेंट के मुताबिक कैपेसिटी को कम या ज्यादा करना। सर स्केलिंग की बात करने लगा हूं। दो स्केलिंग में दो चीजें होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और एक वर्टिकल स्केलिंग। सर हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग। सर जी आप ये जरा देखिएगा दोनों डायग्राम। आपके पास ये सिस्टम था, आपने इस सिस्टम की बजाय ये 4 सिस्टम लगा दिए, इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग क्या है? आपके पास एक सिस्टम था, अभी भी एक ही है, लेकिन आपने इसे क्या कर दिया है? अपग्रेड कर दिया है, जदीद कर दिया है। इसको कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग। पता नहीं वो वाली बात यहां पर क्यों नहीं आ रही। नहीं सर मुझे आपको समझानी पड़ेगी। मैंने आपको एक आईटी बेस्ड बात बता दी, इससे भी आसान बात आपको सिखाता हूं। सर जी ये नोट कीजिएगा भाई बात। सर जी हमने एसपीए में हमारे पास जब रश बहुत ज्यादा हुआ ना, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस थी। एक ऑप्शन थी कि हम एक और फ्लोर बना लें इसी बिल्डिंग का, और एक ऑप्शन थी कि हम एक दूसरा कैंपस शुरू कर लें। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये जो हमने दूसरा कैंपस शुरू किया इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। और ये अगर इसके ऊपर एक और फ्लोर बना लें तो इसे क्या कहेंगे? वर्टिकल स्केलिंग। अब जरा एग्जांपल के अंदर रहते हुए इसको पिक करना। यार जब मैंने दूसरा कैंपस नया खोला है तो उससे जाहिर बात है अब उस कैंपस के भी एक्सपेंस हैं, इस कैंपस के भी एक्सपेंस। दूसरे नंबर पे खर्चे ज्यादा हो गए। तीसरे नंबर पे एक फायदा ये होगा कि अगर खुदा न खास्ता ये वाले कैंपस को कोई मसला हो जाए तो हमारे पास एक दूसरा कैंपस मौजूद है, या उसको मसला हो जाए तो हमारे पास ये वाला कैंपस मौजूद है। आपको याद होगा एलडीए वाले आ गए थे, एलडीए वालों ने वो कैंपस बंद करा, हमारी क्लास एक दिन बंद नहीं हुई थी, वो क्लासेस इस कैंपस में शिफ्ट हो गई थी। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में आपके पास लोड आया और आपने लोड के लिए क्या कर दिया? आपने लोड को हैंडल करने के लिए एक और सिस्टम जो है ना वो लगा लिया। सर जी हमारे पास एडमिशन के बच्चे ज्यादा हैं, पहले सिर्फ एक ही बंदा एनरोलमेंट करता था। जब बच्चे बहुत ज्यादा हो गए तो हमने क्या किया? एक बंदा ऐड कर लिया एनरोलमेंट करने के लिए। इसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। और अगर हम कहेंगे नहीं यार ये तो हम अच्छा बंदा, तेज, ज्यादा काबिल, ज्यादा तनख्वाह वाला बंदा उसकी जगह पर बिठा दें, ये क्या हो जाएगी? वर्टिकल के अंदर अगर एक ही बिल्डिंग में ऊपर वाला बंदा ऊपर वाली लेयर आ गई तो हमारे खर्चे काफी बच गए। कैसे? सर जी सिक्योरिटी गार्ड इजाफी नहीं लगाने पड़े, सफाई वाले बंदे इजाफी नहीं लेने पड़े, सर हमारे खर्चे रिलेटिवली कंट्रोल हो गए। लेकिन इसका एक नुकसान भी है कि अगर एक ही कैंपस है, वो एलडीए बंद कर देता तो हम किधर जाते? और मेरा पॉइंट समझ आया? 2 था तो उधर से इधर आ गए, और अगर एक ही था तो फिर तो काम खराब हो जाता। तो भाई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर भी बन जाती है ये। सर ये जितनी भी बात मैंने आपसे की है, दिस इज ऑल अबाउट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल लोड बढ़ने पर रिसोर्सेज, नंबर ऑफ रिसोर्सेज को बढ़ा लेना, दिस इज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। सर नेटफ्लिक्स वाले भला क्या करते हैं? आईटी की स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूं। नेटफ्लिक्स वाले जुम्मे की रात, हफ्ता और इतवार क्या करते हैं? लोग बहुत ज्यादा जब नेटफ्लिक्स यूज करते हैं तो वो सर्वर्स की तादाद बढ़ा लेते हैं। सर दिस इज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, दिस इज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। सर वो सर्वर्स की तादाद बढ़ा लेते हैं। अच्छा आप एडवांटेज क्या है? हार्डवेयर की लिमिटेशन नहीं है, ज्यादा हार्डवेयर अटैच कर दें, फॉल्ट टॉलरेंट है, एक आध सर्वर खराब भी हो जाए तो भी निजाम चलता रहे, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग है,
एक ही जगह पे कंप्यूटिंग नहीं हो रही, मुख्तलिफ जगह पे हो रही है। सर इलास्टिसिटी है सर, जैसे कि अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि Amazon वेब सर्विसेज में इलास्टिसिटी का मतलब है कि भैया अगर तो ज्यादा लोग देख रहे थे तो ज्यादा रिसोर्सेज इस्तेमाल होंगे, सर्वर इस्तेमाल होंगे, कम लोग देख रहे थे तो कम होंगे, जब लोग कम यूज होंगे तो फिर पैसे भी कम लगेंगे। तो पॉइंट समझ आ रहा है, जब सर्वर कम इस्तेमाल होंगे तो पैसे भी कम लगेंगे। सर ये फायदा है। लिमिटेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है काम। दूसरा डाटा कंसिस्टेंसी, जब मुख्तलिफ सिस्टम आएंगे तो डाटा कंसिस्टेंसी का इशू आ जाएगा। तीसरा हायर मेंटेनेंस कॉस्ट, मोर सर्वर मींस मोर इंफ्रास्ट्रक्चर टू मॉनिटर, मेंटेन एंड अपडेट विच इंक्रीज ऑपरेशनल ओवरहेड्स। हॉरिजॉन्टल वर्सेस वर्टिकल स्केलिंग। वर्टिकल स्केलिंग में क्या हुआ सर जी, एक बैंक है उसके पास लोड ज्यादा आ गया, उन बैंक वालों ने क्या किया, अपना सिस्टम ज्यादा पावरफुल सिस्टम लगा लिया, रैम बढ़ा दी सिस्टम की, मेमोरी बढ़ा दी सिस्टम की, हार्ड ड्राइव बढ़ा दी सिस्टम की, प्रोसेसिंग पावर बढ़ा दी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, एक सिस्टम को ही तगड़ा बना दिया। सर इसको कहते हैं वर्टिकल स्केलिंग। एडवांटेज क्या है, ये ज्यादा सिंपल है, हमें बहुत ज्यादा चीजों पर डिपेंड नहीं करना पड़ता, एक ही चीज पर डिपेंड करना पड़ता है। मोनोलिथिक एप्लीकेशन, मोनोलिथिक किसको कहते हैं सर, मोनोलिथिक कहते हैं एप्लीकेशंस जो कि नॉट डिजाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। वो एप्लीकेशन जो डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के लिए डिजाइन नहीं होती, और यानी उसको तोड़ा नहीं जा सकता, वो सिंगल ही होती है। तो उन जब इस तरह की एप्लीकेशन होती है तो उसके लिए फिर वर्टिकल स्केलिंग ही हमारे पास ऑप्शन होती है। सर हार्डवेयर की लिमिटेशन है, सर जी आप कितनी हार्ड लगाते जाएंगे, एक खास पॉइंट पर उससे ज्यादा हार्ड अटैच नहीं कर पाएंगे, रैम उससे ज्यादा अटैच नहीं कर पाएंगे। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, एक ही सिस्टम को पावरफुल करते जा रहे थे, वो सिस्टम ही उड़ गया, चलो जी सारा कुछ गया। और सर समझ आ रहा है, तीसरा कॉस्ट भी इसकी ज्यादा होती है। सर जी सिस्टम आर्किटेक्चर, सिस्टम आर्किटेक्चर के हवाले से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसकी बात करने लगा है। कहते हैं सबसे बेहतर तो ये है कि मॉड्यूलर सिस्टम हो। व्हाट इज मॉड्यूलर सिस्टम? मॉड्यूलर डिजाइन में क्या होता है, अब मेरी बात सुनो, एक ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक स्टोर है, एक प्रोक्योरमेंट है, एक गेट पास है, एक क्वालिटी कंट्रोल है। सर ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ना, इन सब डिपार्टमेंट, ये सब डिपार्टमेंट आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो मॉड्यूलर सिस्टम ये कहता है हर एक डिपार्टमेंट का अलहदा सॉफ्टवेयर और अलहदा इंफॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए जिसको बाद में हम जोड़ दें। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, मार्केटिंग का अलहदा, सेल्स का अलहदा, मटेरियल का प्रोक्योरमेंट का अलहदा, स्टोर का अलहदा, परचेज का अलहदा, गेट पास, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। इन सब का क्या होना चाहिए, इन सब का अलहदा अलहदा मॉड्यूल होना चाहिए, इसको कहते हैं मॉड्यूलर डिजाइन। फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि अगर किसी चीज को अपग्रेड करना है, आपने अगर एचआर को अपग्रेड करना है तो आपको पूरा सिस्टम बंद करने की जरूरत नहीं है, एचआर के मॉड्यूल को अपग्रेड करेंगे, बाकी सारा कुछ चलता रहेगा। पॉइंट समझ आ रहा है सर? एक इसका फायदा ये है, इसको मेंटेन करना आसान है, कोलैबोरेशन आसान है और ये फ्लेक्सिबल है। सर रिडंडेंसी एंड फेल ओवर, सर जी ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। रिडंडेंसी कहते हैं डुप्लीकेशन को, बड़ी बार ये बात हुई है आपके साथ। रिडंडेंसी किसको कहते हैं? डुप्लीकेशन को। भैया बात बिल्कुल सिंपल है,
आपकी मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये कभी भी उड़ सकती है। आपके पास जितनी सेंसिटिविटी होती है, जितना काम है होता है, उस हिसाब से आपके पास बैकअप डुप्लीकेशंस होने चाहिए, ताकि अगर फेल ओवर हो, अगर सिस्टम कोलैप्स कर जाए, फेल ओवर हो जाए, तो आपका निज़ाम चलता रहे, आपके पास डुप्लीकेशन होनी चाहिए। इससे डुप्लीकेशन होने से क्या होता है, डाउन टाइम मिनिमाइज हो जाता है और कॉन्टिन्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज चलती रहती है। सर जी ये हो गया आपका रिडंडेंसी एंड फेल ओवर। आपका सिस्टम अवेलेबल रहता है। रेजिलियंस का मतलब है साबित कदम रहेगा, हल्की फुल्की प्रॉब्लम पर सिस्टम चलता रहेगा। बिजनेस कॉन्टिन्यूटी को इंश्योर करना जरूरी है। आप सोचे ना कि अगर ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है और आपका सिस्टम फेल हो गया तो क्या है, एक हफ्ते बाद ठीक होगा, तो एक हफ्ते आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे। सर बड़ी क्रिटिकल मामला है ये। जिस वक्त सिस्टम फेल ओवर होता है, विद इन सेकेंड्स दूसरे बैकअप को स्विच कर देते हैं और सिस्टम चलता रहता है। सिस्टम को नहीं रुकने देना आपने। पॉइंट समझ आ रहा है? सर जी दिस इज बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। तीसरा आ गया सिक्योरिटी बाय डिजाइन। सर जी आपके आईटी आर्किटेक्चर में इस चीज को इंश्योर किया जाता है कि ये सिस्टम सिक्योर हो, कोई अनऑथराइज बंदा इसको एक्सेस ना कर सके, पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज ना हो, रिस्क डाटा ब्रीचेस के रिस्क ना हो, साइबर अटैक या अनऑथराइज एक्सेस ना हो। सिक्योरिटी बाय डिजाइन इंक्लूड्स एनक्रिप्शन है, एक्सेस कंट्रोल है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है और रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स। की प्रिंसिपल्स की मैं बात करूं तो डाटा सिक्योरिटी बाय डिजाइन में क्या आ गया, एनक्रिप्शन आ गई, एक्सेस कंट्रोल आ गई, इंट्रूजन डिटेक्शन एंड, यार ये तो पढ़ी हुई है ना बातें बड़ी बार। सर यहां पर ये आ गई। स्केलेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की स्टोरी तो सारी आपसे कर ही ली है हमने बात कि यार आपका सिस्टम, आपके सिस्टम का डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि वो स्केलेबल हो, यानी उसके ऊपर लोड ज्यादा है तो वो ज्यादा लोड हैंडल कर सके, लोड कम आए तो कम लोड को चला सके। इसको कहते हैं स्केलेबिलिटी। और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि इवॉल्विंग बिजनेस रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को तब्दील कर पाए। क्लाउड सर्विस में ये बड़ी अच्छी बात है, आपके पास डाटा 15 GB तक का है, 15 GB ले लें। 15 GB से ज्यादा जितना डाटा बढ़ता रहेगा उतना वो आपको ज्यादा स्पेस दे देगा। तो सर आपने देखा होगा मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं, जी ड्राइव पर 15 GB तक फ्री होता है, 15 GB से 100 GB तक जाएं तो उसके पैकेजेस और हैं, 100 से 200 पर चले जाएं तो उसके पैकेज और हैं। अब जितना जितना आप यूज करते रहेंगे उतनी उतनी आपके लिए अवेलेबिलिटी रहेगी, उतनी उतनी आपके लिए अवेलेबिलिटी रहेगी। दिस इज स्केलेबिलिटी। और फिर वर्चुअल मशीन भी है और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम भी है। वर्चुअल मशीन भी असल में यही है कि वर्चुअल मशीन एक ऐसी मशीन होती है जो मल्टीपल सर्वर्स को रन कर सकती है ऑन अ सिंगल फिजिकल मशीन। यानी डिवाइस एक है, उसके अंदर दो क्या चल रहे हैं, दो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं, उसके अंदर दो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं, मल्टीपल सर्वर्स रन हो रहे हैं सिंगल मशीन पर, जिससे यूटिलाइजेशन बड़ी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एफिशिएंट हो जाती है। ये बात की हमने वर्चुअल मशीन की। अच्छा जनाब, एक अगली बात आपके साथ बड़ी अहम करनी है और वो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, चैप्टर नंबर 7। ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है आज के लेक्चर का। इसमें से मैंने कोशिश ये की है ख़ास तौर पे सिस्टम के एरिया में कि मैं मैक्सिमम डिटेल को टच करूं। सिर्फ स्टोरी नहीं सुनाई मैंने, जो मैक्सिमम डिटेल विद एग्जांपल्स है वो कराई है, क्योंकि मुझे खौफ यह है कि बहुत से बच्चों ने इस एरिया को बिल्कुल छोड़ा हुआ है और वो बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे। हालांकि बहरहाल इसमें से 30 से 40 मार्क्स का पेपर तो आना है, तो इसको आप छोड़ तो नहीं सकते या इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि यार मेन फोकस आप डाटा और रिस्क पर रख लें और इसको थोड़ा सा हल्का रखें,
लेकिन अगर आप ये सोचेंगे सिर्फ डाटा और रिस्क रखें, इसको मैं छोड़ के चला जाऊं, तो मुझे नहीं लगता कि आप पास हो पाएंगे। आपको पास होने के लिए सिस्टम को जरूर तैयार करना पड़ेगा। सर जी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? सर, ये फंडामेंटल टूल है जो डेवलप, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बुनियाद फंडामेंटल टूल्स होते हैं जिनके जरिए सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, वेबसाइट बनाई जाती हैं, एप्लीकेशन बनाई जाती हैं, या टास्क को ऑटोमेट किया जाता है। सर जी, लैंग्वेजेस कितनी किस्म की होती हैं? उसने कहा भैया लैंग्वेजेस तकसीम की गई हैं इस बेस पर, यानी वो कितनी क्लोज टू हार्डवेयर हैं। हेल्प डेवलपर वर्क फास्टर, मेड फॉर स्पेसिफिक काइंड ऑफ टास्क, 1 2 3। सर जी, टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मैं बात करूं तो वर्क्स वेरी क्लोज टू हार्डवेयर, हेल्प डेवलपर्स वर्क फास्टर, मेड फॉर स्पेसिफिक काइंड ऑफ टास्क। अच्छा जी, इन 3 बेसिस पर डिपेंड करता है, इन 3 बेसिस पर कैटेगराइज किया जाता है लैंग्वेज को। सबसे पहली लैंग्वेज आ गई लो लेवल लैंग्वेज, ये असेंबली लैंग्वेज, ये मशीन कोडिंग के जरिए असेंबली लैंग्वेज है, ये मशीन कोड है। मशीन कोड तो 0101 होता है, वो तो मशीन के लिए वैसे ही एक्सेप्टेबल होता है। असेंबली लैंग्वेज, ये 2 लैंग्वेजेस लो लेवल लैंग्वेजेस में आती हैं, ये हार्डवेयर के साथ क्लोजली रिलेटेड होती हैं और ये सिस्टम के रिसोर्सेज को कंट्रोल करती हैं, सच एज मेमोरी मैनेजमेंट एंड प्रोसेसर। दे आर डिफिकल्ट टू राइट एंड मेंटेन ड्यू टू देयर कॉम्प्लेक्सिटी। सर जी, इस लैंग्वेज को लिखना और अंडरस्टैंड करना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स होता है। लो लेवल लैंग्वेजेस आर टिपिकली यूज्ड इन डेवलपिंग ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स एंड फर्मवेयर्स। फर्मवेयर भी क्या होता है? फर्मवेयर भी एक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि हार्डवेयर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है ताकि वो सही तरीके से काम कर सके। सर, लो लेवल लैंग्वेजेस क्या हुई? मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, ये क्लोज रिलेटेड टू हार्डवेयर है, ये कंट्रोल ओवर द सिस्टम रिसोर्सेज है, डिफिकल्ट टू राइट एंड मेंटेन ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी है। लो लेवल लैंग्वेजेस आर टिपिकली यूज्ड इन डेवलपिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स एंड फर्मवेयर्स। सर, ये लो लेवल लैंग्वेजेस। फिर आ गया हाई लेवल लैंग्वेजेस। ये हाई लेवल लैंग्वेज अंग्रेजी से ज्यादा करीब होती है, ह्यूमन रीडेबल होती है, बंदे को समझ आ रही होती है, बंदा ज्यादा फोकस लॉजिक पे कर लेता है, ज्यादा फोकस प्रॉब्लम पर कर लेता है, रादर के वो हार्डवेयर की स्पेसिफिकेशन समझता रहे और उसमें तब्दीली करने की बात करे। सर, तीसरा एज एल एल हाई लेवल लैंग्वेज जो है बेसिकली वो ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट के फीचर भी इसके अंदर इनकॉर्पोरेट होते हैं। इसके अंदर लाइब्रेरीज भी होती हैं विच एनहेंस प्रोडक्टिविटी। इसका क्या मतलब है, जरा इस चीज को समझिए। रेडीमेड चीजें मौजूद होती हैं मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में रेडीमेड चीजें मौजूद होती हैं। मुझे याद है कि मैंने इसको सिखाने के लिए एक एग्जांपल दी थी कि यार आप ऐसी एग्जांपल लें जैसे आपने खाना बनाना, तो खाना बनाया जाता है किचन के अंदर। तो हमने ये एग्जांपल दी थी कि भैया जिस किचन में चाइनीज बनता है उसकी नौयत और होती है, जिस किचन में देसी खाना बनता है उसकी नौयत और होती है। चाइनीज के बर्तन भी और हैं, चाइनीज की जो रिक्वायरमेंट्स है वो डिफरेंट है। अब चाइनीज में प्रेशर कुकर इस्तेमाल नहीं होता, चाइनीज में चिकन ही बनना। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? लेकिन जो घरेलू या आपके ट्रेडिशनल खाने हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसकी नीड्स और है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो भाई बात ये है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है
उसके अंदर बिल्ट इन लाइब्रेरीज और ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होती है। बिल्ट इन लाइब्रेरी का मतलब है कि इसके अंदर, मैं आपको मिसाल देने लगा हूं कि कुछ चीजें पहले ही पार्शली कुक्ड या रेडीमेड मौजूद होती हैं। जैसे अगर आपने चाइनीज बनाना है तो आप टमाटर से केचप नहीं बनाते, बनी बनाई केचप चाइनीज के किचन में मौजूद होगी जिसको यूज कर लेंगे। यस और नो? इसका मतलब है बिल्ट इन चीजें मौजूद हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, HLL are widely used for web development, data analysis, software applications. HLL जो है ना वाइडली यूज होता है फॉर वेब डेवलपमेंट में, डाटा एनालिसिस में और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में। HLL offers balance between ease of use and performance that suits a broad range of project. सर जी, HLL जो है ना वो वेब डेवलपमेंट के तौर पे हाई लेवल लैंग्वेज वेब डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं, डाटा को एनालाइज करने के लिए और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस के लिए। हाई लेवल लैंग्वेज ऑफर बैलेंस बिटवीन ईज ऑफ यूज एंड परफॉर्मेंस दैट सूट्स अ ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट्स। सर, ये हाई लेवल लैंग्वेज। आगे आ गया स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की खास बात ये होती है कि यार एक लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखा जाता है ना, तो वो लिखने के बाद उसको कंपाइल करता है। कंपाइल करने का मतलब होता है जब पूरा प्रोग्राम लिखा जाता है, हम उसको रन करते हैं, फिर देखते हैं कि ये प्रोग्राम लिखने की वजह से क्या क्या रिजल्ट सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना, यहाँ पे कंपाइलेशन नहीं होती, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन होती है। इंटरप्रिटेशन का मतलब है हर लाइन के बाद आपने प्रोग्राम में जो लाइन लिखी है उसका इंपैक्ट रन करके आप देख सकते हैं, बजाय इसके कि यार आप 300 लाइनों का एक प्रोग्राम लिखे और उसके बाद आपको पता चलेगा यार ये एप्लीकेशन यानी ये प्रोग्राम ठीक से नहीं मैं बना पाया या ये रन नहीं हो रहा। उससे बेहतर क्या है, हर लाइन के बाद उसको असेस कर लें। वो ये बात कर रहा है, वो कह रहा है एसएल लैंग्वेजेस इंटरप्रेट नहीं होती बल्कि क्या होती हैं, कंपाइल होती हैं, जिसका मतलब ये है कि कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, विच एलिमिनेट्स द नीड फॉर अ सेपरेट कंपाइलेशन स्टेप्स। अब सेपरेट कंपाइलेशन की जरूरत नहीं है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो है ना वो बड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं और बड़ा खास तौर पे ऑटोमेट टास्क करने के लिए बहुत एफिशिएंट होती हैं। प्रोटोटाइपिंग क्या होता है, मॉडल बनाना, और डायनामिक वेब एप्स के लिए बहुत बेहतर होती हैं। SL आर ऑल्सो पॉपुलर इन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, वेब सर्वर मैनेजमेंट एंड रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सर जी, इसके जरिए एप्लीकेशन बड़ी जल्दी डेवलप हो जाती है। रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए SL बहुत अहम है। सर जी आगे आ जाओ। मैंने आपको अभी तक 3 लैंग्वेजेस बता दी, कौन कौन सी? लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग। लो लेवल तो थी असेंबली और मशीन कोड। हाई लेवल क्या थी, वो लैंग्वेज जो इंग्लिश ज़बान में है, और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वो है जहां पे कंपाइल नहीं होता बल्कि क्या होता है, इंटरप्रेट होता है लाइन बाय लाइन। सर ये एक होता है डोमेन स्पेसिफिक। अच्छा, कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक मकसद के लिए ही होती हैं। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? जैसे SQL किसके लिए होती है, डेटाबेस के लिए। HTML किसके लिए होती है, वेब डिजाइनिंग के लिए। और R किसके लिए होती है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए। ये डोमेन्स यानी इनकी स्पेशलाइजेशन है, एक पर्टिकुलर काम है। इस लैंग्वेज से यही काम बेस्ट लिया जा सकता है। सर जी इनका फोकस बड़ा नैरो होता है, इस वजह से ये बड़े पावरफुल टूल्स बनाने के काम आती है। सर ये जो अगली बात आपके साथ करनी है वो है पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मैंने अभी तक सिर्फ टाइप डिस्कस की हैं, 4 टाइप्स थी। कौन कौन सी? लो लेवल, हाई लेवल, स्क्रिप्टिंग और डोमेन स्पेसिफिक। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं। सबसे पहली और सबसे मशहूर लैंग्वेज जो है आजकल जो चल रही है वो कौन सी है?
पाइथन है सर। पाइथन है सर। आवाज क्लियर आ रही भाई? इसको देख लेते ना एक बार भाई। अच्छा जी, अच्छा पाइथन की अच्छी बात क्या है जरा सुनो। एक तो ये सिंपल और फ्लेक्सिबल है। दूसरा, वेबसाइट्स, डाटा एनालिसिस और ऑटोमेशन, एआई, इन सारी चीजों के लिए यूज होती है। तीसरा, इसका कोड बिल्कुल इंग्लिश जैसा है जो कि बिगिनर्स के लिए बहुत बेहतर है। चौथा, इसके अंदर बड़ी ज्यादा रेडीमेड टूल्स, हेल्पफुल लाइब्रेरीज हैं, रेडीमेड टूल्स बहुत ज्यादा हैं। और पांचवी बात, चूंकि ये इजी और फास्ट टू वर्क विद है, तो पाइथन के जो ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं ना जिनको जल्दी कंप्लीट करना होता है, उसके लिए पाइथन बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि इसकी प्रोटोटाइपिंग बड़ी रैपिड है। जावा मैंने सर आपकी किताब से मेहनत करके इसको ऐसे वो करके शॉर्टलिस्ट किया है। बस ये वाले नोट्स से ये वाली लाइनें याद कर लो। आप कितना याद कर सकते हो? सिर्फ लैंग्वेजेस का पोर्शन ही इतना को पोर्शन है कि उसको याद करना मुश्किल हो जाता है। बुनियादी तौर पे इसके लिए नोट्स बनाने की सारी वो वर्किंग इसीलिए की थी कि यार काम की सारी बातें आ भी जाएं और इसको करना भी आसान हो। सर जावास्क्रिप्ट क्या है? ये एक मेन लैंग्वेज है टू मेक वेबसाइट्स इंटरैक्टिव। जितने एनिमेशंस ऐड होते हैं ना, बटन्स ऐड होते हैं वेबसाइट में, वो जावास्क्रिप्ट के जरिए होते हैं। जावा के अंदर टूल्स हैं कुछ, रिएक्ट है, नोड जेएस और एंगुलर है, ये यूज किए जाते हैं फ्रंट एंड के लिए, फ्रंट एंड बनाने के लिए, बैक एंड बनाने के लिए और मोबाइल ऐप बनाने के लिए। ये फ्रंट एंड और बैक एंड क्या होता है? फ्रंट एंड जो आप देख रहे होते हैं, बैक एंड जो उस एप्लीकेशन को चलाने के लिए पीछे प्रोसेसिंग हो रही है, डिस्प्ले में नजर नहीं आ रही, और मोबाइल ऐप। एवरी ब्राउजर सपोर्ट जावास्क्रिप्ट की अच्छी बात है कि सारे ब्राउजर जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करते हैं। सर जी, जावास्क्रिप्ट एक अलहदा चीज है और जावा एक अलहदा लैंग्वेज है। सर जी, जावा जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। सब जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ये मैंने आपको कल बताया था। ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि उसके अंदर कुछ डाटा होगा और कुछ ऑपरेशंस होंगे। याद है वो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मैं बात कर रहा था, वो ऑब्जेक्ट से मुराद यही वाले ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है। ये बुनियादी तौर पे जावा इज पॉपुलर फॉर बिल्डिंग लार्ज स्केल एंटरप्राइज एप्लीकेशन, एंड्रॉयड मोबाइल ऐप और वेब बेस्ड सर्विसेज। तो भैया लार्ज स्केल एंटरप्राइज एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड मोबाइल ऐप्स और वेब बेस्ड सर्विसेज है। राइट वंस रन एवरीवेयर। इसकी सबसे अच्छी बात यह कि एक बार आप इसका प्रोग्राम कहीं पर भी लिख लो तो ये एग्जीक्यूट आप कहीं पर भी कर सकते हो। इस जावा की अच्छी बात है कि इसके कंपैटिबिलिटी इश्यूज नहीं है। आप जावा लैंग्वेज से कोई प्रोग्राम बनाएं तो वो कहीं पर भी चल जाएगा, कंपैटिबिलिटी इश्यूज नहीं है। सर चौथी बात यह है कि जावा की स्ट्रॉन्ग टाइपिंग और एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो है ना, फिर वही बात है, रेडीमेड टूल्स मौजूद होंगे, रेडीमेड टूल्स मौजूद होंगे जो कि जिसकी वजह से सिस्टम बहुत बेहतर चल पाएगा और हमें आसानी रहेगी। C++ का नाम C++ का नाम तो आपने सुना ही होगा। सर जी C++ की हर लैंग्वेज की ना एक दो खास बातें आपको पता होनी चाहिए। C++ की खास बात पता क्या है? इसका कंट्रोल ओवर द कंप्यूटर मेमोरी एंड हार्डवेयर बहुत अच्छा है। इसीलिए ये ज्यादातर किस में यूज होती है? गेम्स बनाने में और ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में। C++ प्रोग्रामर्स जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं मेमोरी खुद से, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और जेनेरिक प्रोग्रामिंग को भी सपोर्ट करती है।
सर दिस इज सी प्लस प्लस। उसके बाद आ गया एसक्यूएल। एसक्यूएल कौन सी लैंग्वेज है? ये तो डेटाबेस का पढ़ा हुआ है ना सर जी। ये स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है रिलेशनल डेटाबेस के लिए। ये यूजर, इसके जरिए यूजर क्यूरी कर सकता है डेटाबेस से, डेटाबेस को अपडेट कर सकता है और मैनेज कर सकता है। एसक्यूएल की डिक्लेरेटिव नेचर, यानी ये यूजर को स्पेसिफाई, यूजर सिर्फ ये बताए कि क्या करना है रादर देन के ये बताया कि किस तरह करना है। एसक्यूएल खुद असेस कर लेती है और उसके मुताबिक यूजर की क्यूरी को एड्रेस किया जाता है। ये सिंप्लीफाई कर देती है कॉम्प्लेक्स डेटा ऑपरेशंस को, सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज फ्रॉम ई कॉमर्स। सर की कंसिडरेशन फॉर चूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, की कंसिडरेशन फॉर चूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, आपने कौन सी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है, किन किन पहलुओं को देखेंगे। सबसे पहला पहलू ये कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा बाजों का तो भाई अगर आपने RDBMS की बात करनी तो आपके पास SQL की ऑप्शन ही है, स्टैटिस्टिकल के लिए R की ऑप्शन ही है। तो यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। बाजों का प्रोजेक्ट को, बाजों का किसी टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स को टास्क के लिए कुछ लैंग्वेजेस ज्यादा बेहतर होती हैं। जैसे डेटा एनालिसिस के लिए पाइथन बहुत बेहतर है और वेब डेवलपमेंट के लिए जावास्क्रिप्ट बहुत बेहतर है। ठीक हो गया। और गेमिंग के लिए C++ बहुत बेहतर है। अच्छा जी दूसरा ये वो कहता है अगर आपने आपका क्राइटेरिया अगर परफॉर्मेंस है, जो ऐसी एप्लीकेशन जहां पर स्पीड और एफिशिएंसी क्रिटिकल होती है जैसे कि गेमिंग में, वहां पर C++ बहुत बेहतर है। मैंने आपको पहले बता दिया C++ का मेमोरी पर, हार्डवेयर पर कंट्रोल बेहतर होता है और जो C++ से बनाई गई एप्लीकेशन होती है ना उसमें स्पीड और एफिशिएंसी बहुत क्रिटिकल होती है। यानी अगर आपको कोई ऐसी ऐप बनानी है जहां पर टाइमलीनेस और स्पीड और जो एफिशिएंसी है वो बहुत क्रूशल हो तो फिर C++ जो है ना ये प्रेफर्ड है सारी हाई लेवल लैंग्वेज पे, क्योंकि इसकी एबिलिटी है कि ये हार्डवेयर की यूटिलाइजेशन को बहुत ऑप्टिमाइज कर देती है। अच्छा जी फिर उसके बाद आ गया अगर आपको तेजी से, आपके पास टाइम कम है और आपने जल्दी कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो फिर पाइथन बहुत बेहतर है। क्यों? क्योंकि पाइथन जल्दी बना लेता है। पाइथन की ये जो खूबी है ना कि वो प्रोटोटाइपिंग बहुत तेजी से कर देता है, वो प्रोटोटाइपिंग रैपिड है उसकी, ये खास बात है इसके से पाइथन बेहतर है। फिर कम्युनिटी एंड सपोर्ट की बात करें, a language with an active community and strong ecosystem like Java and Python ensures access to extensive documentation libraries and अच्छा ये बड़ी अहम बात है यार, और भी कोई यूज कर रहा है, जितने ज्यादा लोग यूज कर रहे होंगे, जितनी ज्यादा कम्युनिटी होगी उतनी ज्यादा सपोर्ट भी मिलेगी और उतना बेहतर आप काम भी कर सकेंगे, उतनी ज्यादा चीजें रेडीमेड भी मिलेगी। जैसे आपकी सीए कम्युनिटी है, आपके जितने आपके हॉस्टल, आपके आसपास के लोग जितने सीए होंगे उतनी बेहतर आपको कोई मशवरे भी दे देगा, उतना बेहतर सपोर्ट भी कर देगा। पॉइंट समझ आ रहा है सर जी? तो ये वाली चीजें भी मैटर करती हैं। सर सारा मैं आपको सिर्फ ये टेबल भी करवा सकता था लेकिन मैंने आपको टेबल नहीं करवाया, मेरे प्लान में था। ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लैंग्वेज का पोर्शन सिरे से किया ही नहीं है, ये किया और तंग आके छोड़ दिया। सर आज जो है ना बेसिकली मैं ये चाह रहा था कि मैं एक कंसाइज नोट्स आपके साथ देकर उसको एक बार इसको खत्म करें, चैप्टर 7 को। अब जो चैप्टर मैं करवा रहा हूं इसमें से कुछ टॉपिक छोड़ना नहीं, इसको क्लोज करना है। सर समझ आ रहा है सर? चैप्टर 7 में पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा, C++, एसक्यूएल, R, हैस्केल, स्केला और जूलिया। अच्छा पाइथन क्या है? हाई लेवल स्क्रिप्टिंग है, जावास्क्रिप्ट हाई लेवल स्क्रिप्टिंग है, जावा हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, C++ मिड लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये ज़हन में रखिएगा C++ ना हाई है ना लो है, ये कौन सा लेवल है? मिड लेवल है। एसक्यूएल डोमेन स्पेसिफिक है, R डोमेन स्पेसिफिक है।
हैस्केल जो है ना ये फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग है। स्केला भी जो है वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग है, और जूलिया जो है वो हाई लेवल है। अच्छा, अब इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की बात करूं तो जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और स्केला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो भैया ये चीजें सारी आपको पता होनी चाहिए। प्राइमरी यूज केस, की स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये टेबल अगर आप तैयार कर लें तो बड़ी आसानी है, और ये सारी बातें इसी डिटेल के अंदर से ही निकाली हुई है, कोई नई बात नहीं है। सर जी अब फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या है? क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऑब्जेक्ट फोकस प्रोग्रामिंग होती है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग में फंक्शनल फोकस प्रोग्रामिंग होती है, वेयर प्योर फंक्शन एंड डाटा डज नॉट चेंज। वो कहता है हैस्केल, स्केला एंड फीचर्स इन पाइथन और जावास्क्रिप्ट जो है ना वो इस स्टाइल को यूज करते हैं, चूंकि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को अगर हैंडल करना होता है या पैरेलल मल्टीटास्किंग होती है तो वहाँ पर फंक्शनल प्रोग्रामिंग काफ़ी यूज़ होती है। यहाँ पर डाटा और फंक्शंस जो है ना, सिंस डाटा डज नॉट चेंज एंड फंक्शंस बिहेव द सेम एवरी टाइम, फंक्शनल प्रोग्रामिंग जो है वो ज़्यादा रिलायबल है, स्केलेबल है और ईजियर टू मैनेज है। सर जी एक लैंग्वेज अब अगली आ रही है बड़ी मज़े की, वो कहते हैं लो कोड या नो कोड। आप सिंपल अंग्रेजी लिखेंगे और ऐसे समझा जाएगा जैसे कोडिंग हो रही है और उसके मुताबिक एक एप्लीकेशन डेवलप की जाएगी। ठीक हो गया, इसका क्या नाम है? लो कोड या नो कोड। वो कहता है भैया बात सुन के तो आपको बहुत अच्छा लगा और मजा आया ना, लेकिन अंदर की बात ये कि इसके पीछे भी कोडिंग ही होगी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसके पीछे भी बैक एंड पे तो भाई स्टिल रेगुलर प्रोग्रामिंग ही रहेगी। बहरहाल एआई और मशीन, अब अगली बात यह है एआई और मशीन लर्निंग के लिए कौन सी लैंग्वेजेस हैं? सर जी पाइथन, आर और जूलिया, ये टॉप लैंग्वेजेस हैं एआई और मशीन लर्निंग के लिए। सर जी इंक्रीज फोकस ऑन सिक्योरिटी, कौन सी लैंग्वेज है जो सिक्योरिटी फोकस्ड है? वो कहता है रस्ट और टाइपस्क्रिप्ट, ये हैव बिल्ड इन सिक्योरिटी फीचर्स। अच्छा कौन सी ऐसी, अच्छा कुछ ऐसी लैंग्वेजेस भी हैं जो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर लेती हैं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? यानी डार्ट और कोटलिन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि डेवलपर बिल्ट एप्स फॉर मोबाइल, वेब एंड डेस्कटॉप, ये they support different programming styles making it easier to create apps that work on the many devices। सर एक लैंग्वेज है जिसका नाम है गो, ये पता है क्या काम करती है? ये इस चीज पर फोकस करती है कि कम से कम बिजली इस्तेमाल हो, लेस पावर वाइल स्टेइंग फास्ट। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर जी काफी ज्यादा लैंग्वेज के नाम मैंने आपके सामने ले दिए हैं। सर मैंने गो भी कह दिया है, डार्ट एंड कोटलिन भी कह दिया है, सर जी रस्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट भी कह दिया है। सिक्योरिटी के लिए कौन सी है? क्रॉस प्लेटफॉर्म कौन सी है? पाइथन, जूलिया और आर भी कह दिया, ये एआई और मशीन लर्निंग के लिए है। फिर लो कोड और नो कोड भी कह दिया, फंक्शनल प्रोग्रामिंग की बात हो गई, और फिर उसके बाद ये सारा। सर जी मैं बस एक बात कहूंगा, इस एरिया को जो मैंने आज शुरू किया है, इस एरिया में मैं डिटेल से आपको सारी चीजें, मैं आज चाहता तो 7-8 का टारगेट रखता, जिस तरह पहले मेरा एक दिन का टारगेट ज्यादा होता था, मगर मैंने इस एरिया को इस वजह से हल्का रखा है कि यार मैं बड़ी डिटेल में आपको ये सारी चीजें बताना चाहता हूँ, कराना चाहता हूँ। अब तक नहीं किया, आज बैठे नोट्स आपके पास हैं, जितने नोट्स हैं बस उतना ही कर लें, क्योंकि हम मेरी स्ट्रेटजी के मुताबिक, मेरी स्ट्रेटजी ये है कि बच्चा डाटा और रिस्क वाले पोर्शन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, और जो सिस्टम वाला पोर्शन है उसके अंदर सिर्फ नोट्स तैयार करेगा। और सर समझ आ रहा है? सिर्फ नोट्स तैयार कर लीजिए, काफी है नोट्स,
और मेक श्योर करेंगे यार आप जो नोट्स तैयार किए हैं उसको अच्छे से आप पकड़ लें और अपना पेपर पास करने की करें। इंशाल्लाह इस स्ट्रेटजी से चलें, मुझे 1% भी डाउट नहीं कि पेपर रुक जाएगा, पेपर निकल जाएगा। बस जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ वैसे चलते रहें। डन हो गया सर जी? नहीं सर, आज के लिए इतना ही था। सर जी पेपर कैसा आएगा जी, इस पर बात करना चाहते हैं। भैया पेपर मेनली पेपर क्रैमिंग बेस्ड होगा, लेकिन क्रैमिंग करने के लिए ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसा नहीं केस स्टडी, ऐसे सवाल ज्यादा होंगे जो लग रहा होगा केस स्टडी है लेकिन नीचे जाकर वो रट्टे वाले सवाल ही होंगे। हाँ, वन ऑफ केस स्टडी जो आ जाए उसके लिए आप लोगों के पास नॉलेज होगी जिसको अप्लाई करके आप केस स्टडी को हैंडल कर सकेंगे। एमसीक्यूज होंगे 15 जिसको आपने तैयार किया होगा और आप कर पाएंगे। आई एम वेरी होपफुल, और मुझे अंदाजा है कि ये पहली बार पेपर आना है तो ये पेपर को बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं बनाएगा, एक मॉडरेट लेवल का पेपर होगा। जिस बच्चे ने तैयार किया होगा, जिस बच्चे ने याद किया होगा, वो बच्चा निकल जाएगा इंशाल्लाह। यही हमारा टारगेट और यही हमारी कोशिश है। नहीं सर, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।